नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और जानलेवा लू हीट वेव की चपेट में है। मौसम विभाग आईएमडी ने राज्य में मौसम के कड़े तेवर देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बुंदेलखंड का बांदा जिला लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया, जहां पारा रिकॉर्ड 47.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा राज्य के कई अन्य जिलों में भी तापमान 45 डिग्री के पार बना हुआ है। सुबह से ही तेज धूप और थमी हुई हवाओं के कारण उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले पूरे हफ्ते राज्य के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में यही स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही अगले 2 दिनों तक 13 जिलों में वार्म नाइट, बेहद गर्म रातें का भी अलर्ट है, यानी रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष इंतजाम करने और निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने को कहा गया है, ताकि आम जनता को इस आपदा में थोड़ी राहत मिल सके। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से आज की सबसे बड़ी खबर कैबिनेट विस्तार और मंत्रालयों के दोबारा बंटवारे को लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है। इस फेरबदल में समाजवादी पार्टी से बगावत कर पाला बदलने वाले कद्दावर नेता मनोज पांडे को खाद्य एवं रसद फूड सप्लाईज मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कैलाश राजपूत को राज्य का नया ऊर्जा एनर्जी मंत्री बनाया गया है, जिन पर राज्य की बिजली व्यवस्था सुधारने का बड़ा जिम्मा होगा। इसके साथ ही हाल ही में उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट में शामिल कर उन्हें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्रालय सौंपा गया है। आज लखनऊ में उन्होंने पूर्व मंत्री राकेश सचान से इस पद का कार्यभार संभाला। पद संभालते ही इंडिया एक्सपो मार्ट के चेयरमैन डॉक्टर राकेश कुमार ने उनसे शिष्टाचार मुलाकात की और आगामी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 की तैयारियों पर चर्चा की, जो सितंबर में आयोजित होना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फेरबदल के जरिए सरकार क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधकर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एक नए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग का गठन किया है, जिसे राज्य की मौजूदा राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह आयोग आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण के मापदंडों को तय करने में मुख्य भूमिका निभाएगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछड़ा वर्ग हमेशा से सबसे बड़ा वोट बैंक रहा है, जिसे साधे बिना सत्ता की राह आसान नहीं होती। इस नए आयोग का मुख्य कार्य राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का ताजा डेटा जुटाना और उसके आधार पर आरक्षण की रूपरेखा तैयार करना होगा। विपक्षी दलों ने इस कदम पर पैनी नजर बना रखी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। भाजपा इस आयोग के जरिए गैर यादव ओबीसी जातियों को पूरी तरह अपने पाले में बनाए रखना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन इसे काउंटर करने की रणनीति बना रहे हैं। ये आयोग आने वाले दिनों में यूपी की चुनावी बिसात तय करने वाला है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से एक बेहद हैरान और विचलित करने वाला मामला सामने आया है। यहां 9 महीने से जेल में बंद दुष्कर्म के एक आरोपी को अदालत से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आते ही समर्थकों द्वारा किसी हीरो की तरह भव्य स्वागत दिया गया। आरोपी की पहचान सुशील प्रजापति के रूप में हुई है। सोशल मीडिया पर इस घटना के कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद आम जनता और सामाजिक संगठनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही आरोपी डासना जेल से बाहर आता है, उसके समर्थक उसे गेंदे के फूलों की मालाओं से लाद देते हैं। इसके बाद बकायदा एक रोड शो या जुलूस की शक्ल में उसे गाड़ी पर बैठाकर घुमाया गया, जहां समर्थक उसके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे और आतिशबाजी कर जश्न मना रहे थे। एक गंभीर आपराधिक मामले के आरोपी के इस तरह के सार्वजनिक महिमा मंडन, ग्लोरिफिकेशन पर पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। मामले के तूल पकड़ने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने संज्ञान लिया है। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है और सार्वजनिक शांति भंग करने व नियमों के उल्लंघन के आरोप में समर्थकों पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यूपीएमआरसी ने कानपुर वासियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी पूरी कर ली है। कानपुर मेट्रो के प्रथम चरण फाज 1 के तहत आईआईटी से मोतीझील के बाद अब आगे के रूट का काम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मेट्रो प्रशासन के अनुसार नए भूमिगत अंडरग्राउंड स्टेशनों और ट्रैक का सिविल कार्य 100% पूरा कर लिया गया है और सिग्नलिंग व सुरक्षा मानकों की जांच के लिए ट्रायल रन सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है।
अधिकारियों का दावा है कि जून 2026 के पहले या दूसरे हफ्ते में इस नए रूट पर आम जनता के लिए कमर्शियल ऑपरेशन व्यावसायिक संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस नए कॉरिडोर के चालू होने से कानपुर के सबसे व्यस्त और भीड़भाड़ वाले कारोबारी इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय भी इस प्रोजेक्ट की साप्ताहिक निगरानी कर रहा है ताकि तय समय सीमा के भीतर इसे जनता को समर्पित किया जा सके। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह मेट्रो रूट न केवल यात्रा के समय को आधा कर देगा, बल्कि शहर के प्रदूषण स्तर को कम करने में भी मददगार साबित होगा। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश बनाने की दिशा में सरकार ने आज एक और बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार की उच्च स्तरीय बैठक में महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे के दूसरे चरण फेज 2 के निर्माण प्रस्ताव को प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दे दी गई है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले पहले चरण का ही विस्तार होगा, जिसे अब आगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों और बिहार सीमा तक जोड़ने की योजना है। इस परियोजना से राज्य के बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे के इस नए चरण के लिए भूमि अधिग्रहण लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण और UPEIDA को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो इस पूरे प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार कर रही है। सरकार का उद्देश्य इसके किनारे बड़े औद्योगिक गलियारे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और लॉजिस्टिक पार्क विकसित करना है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। इस एक्सप्रेसवे के पूरी तरह तैयार होने से पश्चिमी और पूर्वी यूपी के बीच की दूरी महज कुछ घंटों में सिमट जाएगी, जिससे व्यापार और माल ढुलाई बेहद आसान और सस्ती हो जाएगी। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए एक राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना के तहत मिलने वाली अगली किस्त को लेकर राज्य के कृषि विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के लगभग 2.5 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे 2000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। आगामी खरीफ सीजन की बुवाई और खाद बीज की जरूरतों को देखते हुए सरकार इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करना चाहती है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार फर्जीवाड़े को रोकने और केवल वास्तविक किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए इस बार eKYC और भूमिलेखों का सत्यापन लैंड सीडिंग अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों ने अभी तक अपना बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराया है, उनके लिए गांवों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि मई के अंत या जून के पहले सप्ताह तक 100% पात्र किसानों का वेरिफिकेशन पूरा कर लिया जाए, ताकि किसी भी जरूरतमंद किसान की किस्त तकनीकी कारणों से न रुके। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत वाराणसी जिले में आज एक बड़े डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न तकनीकी, व्यावसायिक और उच्च शिक्षण संस्थानों के लगभग 50,000 अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आज वाराणसी के एक भव्य समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में पहले चरण के लाभार्थियों को ये गैजेट्स सौंपे गए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को डिजिटल दुनिया से जोड़ना है, ताकि वे ऑनलाइन शिक्षा, सरकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें। इन डिवाइस में सरकार की ओर से शैक्षणिक सामग्री और कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट से जुड़े कई उपयोगी ऐप्स पहले से इंस्टॉल किए गए हैं। जिला प्रशासन के अनुसार वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सुचारू बनाए रखने के लिए छात्रों का डेटा वेरीफाई किया गया है। युवाओं का कहना है कि इस डिजिटल टूल की मदद से उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और तकनीकी कौशल सीखने में बड़ी मदद मिलेगी।